Assalamu alaikum everyone. Today we will cover long question of chapter number 4 which is data and analysis. इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने जो है वो चैप्टर को डीपली डिस्कस किया, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं उनको डिस्कस किया और आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैच द की कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, डेटा साइंस को अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है. डेटा साइंस क्या होता है? बेसिकली डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग डेटा टू इम्प्रूव डिसीजंस एंड मेक प्रिडिक्शन. डेटा साइंस में हम लोग ये स्टडी कर रहे होते हैं कि जो डेटा है उसको गैदर करना है, सबसे पहले कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है ताकि जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, जो डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, बेटर डिसीजंस लिए जा सके और प्रिडिक्शंस की जा सके. डेटा साइंस के अंदर जो है वो कुछ फील्ड्स आती हैं जिसमें मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है. इनके कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके यूज किया जाता है. ओके, सबसे पहले है डेटा कलेक्शन. सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डाटा को कलेक्ट करना होता है. ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सर्वेज, डिवाइसेस, वेबसाइट्स और डेटाबेसेस. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्विस के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू, सेंसर्स वगैरह के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, डेटाबेसेस के थ्रू हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अ स्कूल गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट अटेंडेंस एंड एग्जाम रिजल्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है? डाटा को कलेक्ट करना है, गैदर करना है. यहाँ भी हम लोगों ने स्टूडेंट की जो अटेंडेंस का रिजल्ट या अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड था और एग्जाम्स रिजल्ट रिकॉर्ड था उसको हम लोगों ने गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया. देन उस डाटा को जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होता है, तो डाटा स्टोरेज को हम लोग डिस्कस करते हैं. वंस कलेक्टेड द डाटा मस्ट बी स्टोर्ड सिक्योरली सो इट कैन बी एक्सेस लेटर. जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको आगे जाके स्टोर करना होता है, ठीक है, सेफली स्टोर करना होता है ताकि हम उस डाटा को बाद में यूज कर लें या एक्सेस कर लें. दिस इज यूजली डन विद डेटाबेसेस, क्लाउड सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउसेज. ये किस तरह से पॉसिबल है? हम डाटा को किस तरह स्टोर कर सकते हैं? हम लोग डेटाबेस को डाटा को हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं. क्लाउड के थ्रू हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं. डेटा वेयर हाउसेज में हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल स्टोर स्टूडेंट मार्क्स इन इट्स डेटाबेस. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं. देन है डेटा क्लीनिंग, जिसे प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है. अब जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया होता है ऑब्वियसली वो बिल्कुल ठीक डाटा तो नहीं होता, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं, कुछ वैल्यूज मिसिंग होती हैं या कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो दो टाइम एंटर की जाती हैं. तो उस डाटा को हमें क्या करना होता है? उस डाटा को हमें क्लीन करना होता है. क्लीनिंग प्रिपेयर द डाटा टू बी एक्यूरेट एंड यूजफुल यूजेबल, ताकि जो है वो डाटा ठीक हो सके, एक्यूरेट हो सके और यूज करने के काबिल हो सके. फॉर एग्जाम्पल, करेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स इन अ सर्वे रिस्पॉन्स. हम लोगों ने जो है वो सर्वे किया, ठीक है, लोगों ने डाटा एंटर किया और उसमें बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई हैं. तो जब हम उसे करेक्ट कर लेंगे उन स्पेलिंग्स को तो वो क्या होगा? डाटा क्लीन हो गया. देन आता है डेटा एनालिसिस. सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर क्लीन करते हैं. उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं. आफ्टर प्री प्रोसेसिंग द डाटा इज एग्जामिन्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड एंड सॉफ्टवेयर. अब किस तरह से एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है? स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज किया जाता है या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं और डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है. ताकि हम लोग ये क्यों करते हैं? ताकि जो पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके. बेसिकली पैटर्न क्या होता है? पैटर्न फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये चीज नोटिस की कि 2022 में दिसंबर में हमारे बिजनेस की सबसे ज्यादा सेल हुई है. ठीक है, फिर 2024 आया, हमने यही सेम चीज नोटिस की कि दिसंबर में सबसे ज्यादा सेल हुई है. 2025 आया, हमने ये चीज नोटिस की कि 2025 में भी दिसंबर में सबसे ज्यादा सेल हुई है. ये एक पैटर्न बनता जा रहा है. जब हमारे पास डाटा होगा हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा दिसंबर में सबसे ज्यादा सेल हो रही है. दिस इज अ पैटर्न. ट्रेंड्स में क्या होता है कि प्रोग्रेस इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नोकिया मोबाइल की बात कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में नोकिया का बहुत ज्यादा ट्रेंड था. हर साल जो है वो जिसकी प्रोग्रेस थी वो इंक्रीज हो रही थी. लेकिन आज हम बात करें तो हर साल जो उसकी सेल्स हैं वो डिक्रीज हो रही है, ट्रेंड जो है वो डिक्रीज कर रहा है. एग्जाम्पल है चेकिंग एग्जाम्स रिजल्ट टू सी विच सब्जेक्ट स्टूडेंट टू फाइंड मोर डिफिकल्ट. अब हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया, उसको स्टोर किया, उसको क्लीन किया और उसके बाद एनालिसिस परफॉर्म किया और आखिर में रिजल्ट ये आया कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल साइंस सब्जेक्ट
मतलब तो वीक है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को एनालिसिस करने के बाद पता चली कि अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक है, वो उन्हें मतलब उसमें उनको डिफिकल्टीज आ रही हैं। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, डैशबोर्ड की फॉर्म में शो करना या डिस्प्ले करना, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। विजुअलाइजेशन हेल्प टू एक्सप्लेन रिजल्ट क्लियरली। ठीक है, विजुअलाइजेशन जो है वो किस चीज में हेल्प कर रहा होता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहे होते हैं, क्लियरली एक्सप्लेन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग स्टूडेंट रिजल्ट इन अ बार चार्ट टू कंपेयर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जो स्टूडेंट का रिजल्ट है वो हम लोगों ने बार चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया एज कम्पेयर टू हम लोग टेक्स्ट की फॉर्म में उस रिजल्ट को लिखते हैं या टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। हमने ग्राफ की फॉर्म में या बार चार्ट की फॉर्म में उस रिजल्ट को डिस्प्ले किया है, जिससे जो है वो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। समरी स्टैटिस्टिक क्या होती है? क्विक ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट नंबर्स लाइक एवरेज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट होता है, अब हम लोग हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग उस डेटा को मतलब एक एक वैल्यू को जाके रीड आउट करें। ठीक है, और उसके बाद जो है रिजल्ट निकालें कि अच्छा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स का रिजल्ट है। ठीक है, उसका वो रिजल्ट शो हुआ हुआ है। अब हम लोग ये नहीं कर सकते कि हर स्टूडेंट के सेपरेटली जाके मार्क्स देखेंगे, इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका उस डेटा का एवरेज निकालेंगे, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल पूरी क्लास की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डाटा एट ग्लांस, हमें एकदम फौरन से उस डाटा की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये चेक करना है कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं। इंस्टेड ऑफ के हम लोग उस टेबल में जाएं जिसमें जहाँ पे डेटा स्टोर हुआ हुआ है, वहाँ पे हर स्टूडेंट के सेपरेटली मार्क्स चेक करें, हम क्या करते हैं, हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें पूरी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स पता चल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज machine learning and prediction. At an advanced level, computers use algorithm to learn from past data and predict future outcome. Basically, machine learning में क्या होता है? machine learning में जो computers होते हैं वो algorithm को use करते हुए past data को learn कर रहे होते हैं। जो पहले से data होता है उसको learn करते हैं, और आगे future में क्या होने वाला है उसकी prediction कर रहे होते हैं, उसकी results को find out कर रहे होते हैं। For example, हम लोग क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं कि past data हम लोग देखेंगे हर क्रिकेट के कितने कितने उन्होंने स्कोर्स किए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन करेंगे कि ओके पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट मैच विन करेगा या लूज करेगा। एग्जाम्पल है, एन ऑनलाइन स्टोर रिकमेंड प्रोडक्ट टू कस्टमर बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस शॉपिंग हिस्ट्री। ठीक है, अब कोई भी ऑनलाइन स्टोर है, अमेजोन हो गया, दराज हो गया, वो आपको बहुत से प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, लेकिन कैसे करता है? वो कस्टमर की एक तो इंटरेस्ट देख रहा होता है, या फिर उसने प्रीवियस में क्या शॉपिंग की है उसको एनालाइज करते हुए आगे प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? फाइंड गोल ऑफ डेटा साइंस इज टू सपोर्ट डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि फाइनल जो मतलब डेटा साइंस का क्या गोल है कि वो डिसीजन में सपोर्ट कर रहा होता है, या जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कर रहा होता है। इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि अ शॉप इंक्रीज कोल्ड ड्रिंक स्टॉक इन समर। ठीक है, एक शॉप है, उसे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसने उसका स्टॉक जो है समर में इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसने एक डिसीजन लिया, लेकिन किस बेसिस पे लिया? बिकॉज डेटा शोज हायर डिमांड इन हॉट मंथ्स। क्योंकि जो उसके पास डाटा था, उसके पास एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद उस डाटा ने शो किया कि हॉट मंथ्स में कोल्ड ड्रिंक की ज्यादा डिमांड होती है, जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में डाटा ने हेल्प किया कि जो समर है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स का जो स्टॉक है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है डेवलप योर ऑन थिंकिंग ऑन द वेरियस डेटा टाइप यूज इन डेटा साइंस। ठीक है, अब आपकी अपनी थिंकिंग उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कुछ हम लोगों ने पहले भी डेटा टाइप्स को डिस्कस किया और वो किस तरीके से डेटा साइंस के अंदर यूज हो रही हैं। इन डेटा साइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर यूज टू स्टोर एनालाइज एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, डेटा साइंस के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं डाटा की, स्ट्रक्चर डाटा हो गया, स्ट्रक्चर डाटा हो गया, सेमी स्ट्रक्चर डाटा हो गया। ठीक है, वो किस तरीके से स्टोर होती हैं, एनालाइज होती हैं। ठीक है, और डिसीजंस वगैरह लेती हैं। हर टाइप का अपना पर्पस होता है और उसको हम लोग डिफरेंटली हैंडल कर रहे होते हैं, डिफरेंट वे में हैंडल कर रहे होते हैं, डिफरेंट वे में स्टोर कर रहे होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर डाटा। डेफिनेशन क्या है? डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ फिक्स फॉर्मेट सच एज टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। वो डाटा जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है टेबल्स की फॉर्म में, रोज की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में, वो हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा होता है।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम्स हो गए, रोल नंबर हो गया, मार्कशीट हो गया, उनको एक एक्सेल की शीट में या सेपरेट शीट में उनको स्टोर कर लिया गया एक टेबल की फॉर्म में। इसी तरह से बैंक ट्रांजेक्शन की एग्जांपल आ गई, उसको भी, उस डाटा को भी हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। सो इस वजह से ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। इंपॉर्टेंस क्या है? इजी टू स्टोर इन डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है? एक डेटाबेस है जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर किया जाता है। एंड एनालाइज विद टूल सच एज एसक्यूएल और एक्सेल। एक्सेल और एसक्यूएल के थ्रू उस डाटा को एनालाइज भी किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? डाटा दैट डजेंट हैव अ फिक्स फॉर्मेट। ठीक है, वो डाटा जिसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ईमेल्स होगी, सोशल मीडिया पोस्ट होगी, वीडियोस होगी, इमेजेस होगी, इनका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, हैंड रिटन नोट्स हो गए, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कैटेगरी में आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन वैल्यूएबल इनसाइट। ठीक है, इनसाइट का क्या मतलब होता है? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इस डाटा के अंदर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है, बट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोसेस। लेकिन इस डाटा को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें से पैटर्न या ट्रेंड्स फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, इसको स्टोर करना मुश्किल होता है। सेमी स्ट्रक्चर डाटा वो डाटा होता है कि ना तो वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर डाटा की कैटेगरी में आ रहा होता है, ना वो प्रॉपरली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कैटेगरी में आ रहा होता है। डाटा डेटा इज नॉट फुली ऑर्गेनाइज, ठीक है, बट स्टिल हैज सम स्ट्रक्चर और टैग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसके मतलब ना ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है, और ना ही ये आप कह सकते हो कि ये रॉ फॉर्म में होता है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल जेसन की फाइल हो गई, एक्सएमएल की फाइल हो गई। ठीक है, ये ऐसी फाइल्स होती है इसमें इस तरह से डाटा स्टोर होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कीज होती हैं और आगे उनकी वैल्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई नेम स्टोर करवाना है, यहाँ पे इस तरह से नेम होगा और आगे लिखा होगा अली। फिर इसी तरह से क्लास होगा 9। इस तरह से डाटा स्टोर होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में। डाटा जो है वो इस तरह से स्टोर हुआ होता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इजियर टू ऑर्गेनाइज देन सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा बट नीड स्पेशल प्रोसेसिंग टू एनालाइज। इस थोड़ा सा मतलब इजी होता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता, इसके लिए भी स्पेशल प्रोसेसिंग की जरूरत होती है एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, विच इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा। ओके, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? ओके, आगे इसकी कौन कौन से टाइप है? डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट में क्या होता है? होल नंबर्स आते हैं जिसमें जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर नहीं आ रहे होते, जिसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास के अंदर, तो फॉर एग्जांपल हम कहें 30। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वैल्यूज डेसिमल पॉइंट में होती हैं, लाइक वेट है तो वो कितना है, 51.2। ठीक है, हाइट पूछी जाए तो इस तरह से फॉर एग्जांपल 4.5 फीट। तो इसमें जो डाटा है वो पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। आगे है क्वालिटेटिव डाटा, जो कि कैटेगोरिकल डाटा होता है, जिसमें जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा होता है डाटा को। ठीक है, इसमें नंबर्स की फॉर्म में डाटा नहीं होता। फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन हम लोग कुछ भी इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में इसमें फॉर एग्जांपल आंसर आ रहे होते हैं। इसी तरह से टाइप्स ऑफ फ्रूट पूछे जाए तो एप्पल, मैंगो, बनाना। तो इसमें नंबर्स की फॉर्म में डाटा नहीं होता, बल्कि इसमें डाटा की क्वालिटीज आ रही होती है या डाटा को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। नेक्स्ट है टाइम सीरीज डाटा। डाटा दैट इज कलेक्टेड ओवर टाइम एट इक्वल इंटरवल। ठीक है, टाइम के साथ साथ डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, लाइक डेली डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, या मंथली बेसिस पर डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, या ईयरली डाटा को कलेक्ट किया जा रहा होता है। इट हेल्प्स टू सी चेंजेस, ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रोडिक्शन। बेसिकली जिस तरह हम लोग एक तो मतलब बीच में हम लोग इक्वल गैप दे रहे होते हैं, उसके बाद फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर इक्वल गैप देते हैं, फिर डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं या नोटिस कर रहे होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग चेंजेस देख रहे होते हैं, उसके ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, या फ्यूचर प्रोडिक्शंस हम लोग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं कि मंथली रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी। ठीक है, हम लोग क्या करें, मंथली बेसिस पर डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, रेनफॉल रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मंथली बेसिस पे। आगे है टेक्सचुअल एंड मल्टीमीडिया डाटा। इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, ऑडियोज या वीडियोस की फॉर्म में डाटा होता है। और ये सोशल मीडिया में बहुत कॉमन है, एजुकेशन में कॉमन है और हेल्थ केयर में कॉमन है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, एमआरआई स्कैन इमेजेस हो गई, ये सब कौन सा डाटा है? ये सब टेक्सचुअल या फिर मल्टीमीडिया डाटा है। ओके, यहाँ में हमने इसकी टाइप्स को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर हाउ बिग डाटा इज एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ।
ठीक है, कि बिग डाटा किस तरीके से मतलब डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जिसमें हेल्थ केयर हो गया, बिजनेस मार्केटिंग हो गया, डिफरेंट फील्ड्स है, उसमें किस तरह से अप्लाई होता है। Big data refers to the extremely large and complex set of data that are difficult to manage with traditional method. बिग डेटा होता क्या है बेसिकली? बिग डेटा ये होता है कि जो डिफरेंट जगह से, फॉर एग्जांपल वेबसाइट से हो गया, ठीक है, डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन से डाटा आ रहा है और डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ रहा है। कुछ डाटा ऑडियोज की फॉर्म में है, कुछ वीडियोज की फॉर्म में है। लास्ट में हम उसको कंबाइन करते हैं और एक बिग डाटा बन जाता है। ठीक है, बिग डाटा बहुत लार्ज और कम्प्लेक्स होता है जिसे जो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को यूज करेंगे, पुराने मेथड को यूज करेंगे, तो उस डाटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज सोशल मीडिया, सेंसर्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, हेल्थ रिकॉर्ड एंड मोर। ठीक है, ये डाटा आता कहाँ से है? सोशल मीडिया से आता है, डिफरेंट सेंसर्स वगैरह को यूज किया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आ रहा होता है, हेल्थ रिकॉर्ड से आता है और बहुत सी जगह से आ रहा होता है। बिग डेटा इज नाउ यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, बिग डेटा आजकल हर एरिया में यूज हो रहा है, हर फील्ड ऑफ लाइफ में यूज हो रहा है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर में, कि हेल्थ केयर में किस तरीके से डाटा, बिग डेटा को यूज किया जा रहा है या बिग डेटा किस तरह से अप्लाई हो रहा है। एप्लीकेशन, ठीक है, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल यूज बिग डेटा टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड, एनालाइज डिजीजेज एंड क्रिएट बेटर ट्रीटमेंट प्लान। अब डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स बिग डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी पेशेंट के रिकॉर्ड है उसको स्टोर किया जा सके, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया जा सके, जो डिजीजेस हैं पेशेंट की उसको एनालाइज किया जा सके, और बेटर ट्रीटमेंट प्लान को क्रिएट किया जा सके। फॉर एग्जांपल वेरेबल डिवाइसेस होती हैं जिसमें स्मार्ट वॉचेस आ जाती हैं। वो उनका क्या काम होता है? वो डाटा को कलेक्ट कर रही होती है। डाटा फॉर एग्जांपल हार्ट रेट का डाटा है, स्लीप पैटर्न का डाटा है, फिजिकल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। दिस डाटा है डॉक्टर मॉनिटर पेशेंट रिमोटली, रिमोटली मतलब ऑनलाइन। ठीक है, घर बैठ के जो है वो डॉक्टर क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसके डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं क्या उसका हार्ट रेट ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। बेनिफिट क्या होते हैं? अर्ली डिजीज डिटेक्शन, ठीक है, पहले से कोई भी डिजीज अगर होने वाली है उस शख्स को, ठीक है, तो वो पहले से डिटेक्ट हो जाती है, कि पहले से पता चल जाता है कि इसको ये वाली बीमारी होने वाली है, उसको पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। इम्प्रूव पेशेंट केयर, ठीक है, पेशेंट केयर की मतलब पेशेंट जो है उनकी उसकी केयर में भी इम्प्रूवमेंट आती है, या इम्प्रूव वे में उस पेशेंट का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस एंड मार्केटिंग। ओके, कंपनीज जो है वो यूज करती हैं बिग डेटा को ताकि जो है जो कस्टमर की बाइंग हैबिट्स है, ठीक है, उसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद, ठीक है, उसका जो है वो किस चीज की तरफ इंटरेस्ट है, उसको स्टडी कर लेते हैं यूजिंग बिग डाटा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स है इनको उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और टारगेट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का, कि ताकि जो है उस चीज की प्रमोशन या अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की प्रमोशन की जाए। For example, Amazon recommend products based on your previous searches and purchases. अब Amazon आपको किस तरीके से प्रोडक्ट रिकमेंड करे कि आप ये वाली प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ठीक है, वो देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपने पास्ट में किस प्रोडक्ट को जो है वो बाय किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर में प्रोडिक्शन कर रहा होता है, ये सजेस्ट कर रहा होता है कि आप ये चीज़ बाय कर सकते हो। बेनिफिट क्या होता है? इंक्रीज सेल्स। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर जिसका जिस तरफ इंटरेस्ट है उसको वही वाली प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली सेल्स भी इंक्रीज होंगी और जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो भी इम्प्रूव होगी। आगे एजुकेशन है। एजुकेशन में किस तरीके से जो बिग डाटा है वो हेल्प कर रहा होता है। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज यूज बिग डाटा टू ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड डिजाइन बेटर लर्निंग प्रोग्राम। अब बिग डाटा क्या करता है कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उसको ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सामने नजर आ रही होती है टीचर को कि अच्छा इस स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है, डाटा के थ्रू वो चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पता चल जाती है या पता चलता है कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट में वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग प्रोग्राम्स को बेटर किया जा रहा होता है। एग्जाम्पल है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक खान अकेडमी और कोर्सीरा एनालाइज स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड गिव पर्सनलाइज लर्निंग रिकमेंडेशन। अब इस तरह से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत से हैं जिसमें खान अकेडमी और कोर्सीरा है। अब वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं या सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। बेनिफिट क्या होते हैं? इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, लर्निंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में किस तरीके से हेल्प करता है बिग डाटा। फार्मर यूज बिग डाटा फ्रॉम वेदर फोरकास्ट, सॉइल सेंसर एंड मार्केट ट्रेंड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो फार्मर्स होते हैं वो बिग डाटा यूज कर रहे होते हैं वेदर फोरकास्ट में से, सॉइल सेंसर
में से मतलब बिग डेटा को यूज किया जा रहा होता है, या फिर मार्केट ट्रेंड को देख के बिग डेटा को यूज किया जा रहा होता है, ताकि जो मतलब फसल की पैदावार है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज किया जाए। अब फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, ठीक है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। अब वो क्या करता है, वो ना वाटर सप्लाई को खुद एडजस्ट कर रहा होता है। किस बेसिस पे वाटर सप्लाई को एडजस्ट कर रहा होता है, मतलब वो देखता है कि इस क्रॉप को कितना पानी देना है, ठीक है। वो किस बेसिस पे उस चीज को एडजस्ट कर रहा होता है, उसके अंदर सॉइल सेंसर लगा होता है, ठीक है, जो कि मॉइस्चर को डिटेक्ट कर रहा होता है कि अच्छा इस वाली मिट्टी में जो है वो इतनी नमी है, इसके अकॉर्डिंग इसको इतना पानी देना है और इसको इतना पानी नहीं देना, ठीक है। तो वो ये सिस्टम ये खुद सब कुछ एडजस्ट कर रहा होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, हाई क्रॉप यील्ड, ठीक है, जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिड्यूस होता है। लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से बिग डेटा हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज यूज बिग डेटा टू improve रूट्स, रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अब ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी क्या करती हैं, बिग डाटा को यूज कर रही होती हैं ताकि रूट्स वगैरह को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो रास्ते होते हैं, मतलब कुछ ऐसी ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और वो बिग डाटा को यूज करते हुए उस चीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं, फ्यूल वगैरह की कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं और प्रिवेंट करती हैं, या एक्सीडेंट को जो है वो प्रिवेंट कर रही होती है। वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल गूगल मैप है, जो कि ट्रैफिक डेटा को यूज करता है, जो कि मिलियन ऑफ यूजर्स की तरफ से आता है, और वो सजेस्ट कर रहा होता है फास्टेस्ट रूट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ से कराची जाना है, और हमें नहीं पता कि कौन सा जो रूट है वो बेहतर है, ठीक है, किस रास्ते में ज्यादा रश होगा या किस रास्ते में ज्यादा रश नहीं होगा। तो वो गूगल मैप हमें ये चीज बता रहा होता है, वो बिग डेटा को यूज करते हुए हमें बताता है कि अच्छा आप इस रास्ते से जाएं तो यहाँ पे रश कम होगा। बेनिफिट क्या होता है, टाइम सेव होता है और रिसोर्सेज वगैरह कम लगते हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सा रास्ता शॉर्ट पड़ेगा, तो ये हमें गूगल मैप बताएगा, तो जिससे हमारा क्या होगा, जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेट द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। ऑब्वियसली बिग डाटा के एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। तो पहले हम लोग एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। Big data brings many benefits in different field. Some major advantages are, the first one is better decision making. बिग डाटा के थ्रू क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग में बिग डाटा बेसिकली हेल्प कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेक डिसीजंस बाय एनालाइजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन रियल टाइम। रियल टाइम में क्या, रियल टाइम का क्या मतलब होता है कि जो उसी वक्त डाटा जनरेट हो रहा है, लाइव डाटा जनरेट हो रहा है, दिस इज रियल टाइम डाटा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसीजन ले रही होती है, कैसे डिसीजन लेती है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करते हुए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, अब वो क्या करेगी, वो कस्टमर का बाइंग पैटर्न जो है उसको देखेगी कि किस तरह से कस्टमर कौन कौन से प्रोडक्ट बाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग उनसे जो है वो रिव्यूज भी लिए जाते हैं कस्टमर से। उन रिव्यूज को भी एनालाइज किया जाता है कि अच्छा हमारे प्रोडक्ट के बारे में किसका क्या कमेंट है, पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रही होते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। बिग डेटा हेल्प्स इन पर्सनलाइजिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। ठीक है, अब जो बिग डाटा है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है, वो आप जो कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स रिकमेंड मूवीज बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री। अब नेटफ्लिक्स किस तरह से जो है वो रिकमेंड करते हैं मूवी, उसे क्या पता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो वो आपकी वॉच हिस्ट्री को चेक करते हैं कि आपने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज या कौन कौन से जो है वो सीरीज देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में प्रोडिक्शन कर रहा होता है, या सजेस्ट कर रहा होता है, या रिकमेंड कर रहा होता है कि आप ये मूवी वॉच कर सकते हैं। इनोवेशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इनोवेशन की कोई भी नई चीज को लेके आना। बिग डाटा एनालिसिस कैन हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिग डाटा के थ्रू, बिग डाटा को एनालाइज करते हुए ये चीज जो सामने आती है कि हमें अब फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहिए, या कौन सी सर्विसेज क्रिएट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एप्स हैं जो कि मॉनिटर कर रही होती हैं आपकी फिटनेस को, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हेल्थ टिप्स दे रही होती हैं आपको। द लास्ट वन इज कॉस्ट सेविंग। एनालाइजिंग बिग डाटा कैन फाइंड चीपर वेज टू रन अ बिजनेस। ओके, अब इसमें क्या है कि जो बिग डाटा है वो क्या, मतलब बिग डाटा को एनालाइज किया जा रहा होता है ताकि जो है वो चीपर वेज देखे जाएं कि किस तरह से हम लोग बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे डिलीवरी कंपनीज होती हैं, वो ऑप्टिमाइज कर रही होती है रूट्स को ताकि जो है वो फ्यूल वगैरह को सेव किया जाए। ठीक है, अब वो क्या करती हैं, वो गूगल मैप्स वगैरह को यूज कर रही होती हैं ताकि वो देखते हैं कि किस मतलब रास्ते को यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो फ्यूल की कॉस्ट होती है वो भी सेव हो जाती है। जिस तरह इसके एडवांटेजेस है, ऑब्वियसली इसके चैलेंजेस भी हैं बिग डाटा के। लाइक बिग डाटा जो है बहुत यूजफुल है, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं।
अब डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जब ह्यूज अमाउंट में कोई भी डाटा होगा तो ऑब्वियसली उसको सिक्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा कैन बी स्टोलन और मिसयूज। ठीक है, जो भी पर्सनल डाटा है ह्यूज अमाउंट में वो चोरी भी हो सकता है या उसका कोई मिस यूज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हैकिंग ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्टोर्स। ठीक है, जो कस्टमर इंफॉर्मेशन है उसको हैक किया जाए ऑनलाइन स्टोर से और उसके बाद उसका मिस यूज किया जाए। डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, जब इतना लार्ज अमाउंट में डाटा होगा तो ऑब्वियसली उसको स्टोर करना भी मुश्किल होगा, उसके लिए हमें स्पेशल सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मैसिव अमाउंट को स्टोर करने के लिए स्पेशल सिस्टम्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, और फिर उनकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, डाटा क्वालिटी इश्यूज। ठीक है, अब जब लार्ज डाटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो डाटा, उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, वो इनकम्प्लीट होगा, वो आउटडेटेड हो सकता है। ठीक है, कोई मतलब ऐसा डाटा जो बहुत पुराना हो सकता है, ठीक है, रॉन्ग हो सकता है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, जो रिजल्ट्स होंगे वो भी रॉन्ग होंगे। नीड फॉर स्किल प्रोफेशनल्स, अब इस डाटा को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, हमें एक्सपर्ट की जरूरत होगी ताकि वो डाटा को एनालाइज कर ले। ठीक है, अब बिग डाटा रिक्वायर एक्सपर्ट इन डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी एक आम बंदे का काम तो नहीं है कि ये सारी डाटा एनालिसिस को भी परफॉर्म करे, मशीन लर्निंग को भी, स्टैटिस्टिक्स के लिए, इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। हाई कॉस्ट ऑफ टूल एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बिग डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो टूल्स और टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। तो एडवांस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड स्टोरेज कैन बी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अभी अभी स्टार्ट किया बिजनेस, स्मॉल बिजनेस है उसका, तो अगर वो उसको ये सब टूल्स की जरूरत होगी तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डेटा साइंस एंड बिग डेटा हैव रेवोल्यूशनाइज्ड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में किस तरह जो डेटा साइंस है और बिग डेटा है वो चेंज होता गया, या डेटा साइंस और बिग डेटा ने किस तरह से जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, कि उसको चेंज कर दिया है, उसको इवॉल्व कर दिया है। ओके, जब डेटा साइंस नहीं था तो उससे पहले हेल्थ केयर कैसा था, हॉस्पिटल्स का सिस्टम कैसे चलता था, एंड आफ्टर डेटा साइंस एंड बिग डेटा, और जब डेटा साइंस आ गया और बिग डेटा आ गया तो उन्होंने क्या चेंजेस कर दी इन हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा साइंस से पहले क्या होता था हेल्थ केयर में। इन द पास्ट हेल्थ केयर डिसीजंस वर मोस्टली बेस्ड ऑन डॉक्टर्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड स्मॉल पेशेंट रिकॉर्ड्स। अब पहले क्या होता था या पास्ट में क्या होता था कि जो हेल्थ केयर डिसीजंस होते थे वो मोस्टली डॉक्टर्स ही ले रहे होते थे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कोई भी डिसीजंस लेते थे, या फिर जो है वो स्मॉल पेशेंट रिकॉर्ड उनके पास होता था, उसकी बेसिस पे वो कोई भी डिसीजन ले रहे होते थे। और जो पेशेंट का डाटा था वो पेपर फाइल्स में स्टोर होता था, जिसको जो है एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता था या बहुत ही स्लो प्रोसेस था। और ना ही वो मतलब इस एबल मतलब इस काबिल थे कि वो कोई भी फ्यूचर में अगर फॉर एग्जांपल इस एक कोई भी पर्सन है उसको कोई डिजीज होने वाली है तो उसको प्रिडिक्ट कर सके, क्योंकि उनके पास इनफ अमाउंट में डाटा ही नहीं था जिसको एनालाइज करते हुए वो कोई प्रिडिक्ट कर सके इसको फ्यूचर में ये डिजीज हो सकती है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर हेल्थ रिस्क वर ऑल्सो इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे भी मैंने बात की, बिकॉज पैटर्न्स वर नॉट पॉसिबल। पैटर्न्स हमें नहीं पता चल सकते थे कि अच्छा इस डेटा का क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, विदाउट एडवांस एनालिसिस, और मतलब एडवांस एनालिसिस ही नहीं था, या मतलब इनफ अमाउंट में डेटा ही नहीं था जिसको जो है वो एनालाइज करते हुए कोई पैटर्न फाइंड आउट किए जा सकें कि अच्छा इसको आगे फ्यूचर में ये डिजीज हो सकती है। लेकिन जब डेटा साइंस और बिग डेटा आ गया तो उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम कैसा हो गया। With the rise of data science and big data, healthcare became faster, smarter and more accurate. ठीक है, बिग डाटा और डेटा साइंस के आने के बाद जो हेल्थ केयर का सिस्टम है वो फास्टर हो गया, स्मार्टर भी हो गया और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके क्या पॉइंट्स हैं, बेटर डिजीजेस डायग्नोसिस। इसमें क्या होने लगा कि जो डिजीजेस हैं वो डायग्नोस होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उनका पता लगना स्टार्ट हो गया। मशीन कैन एनालाइज थाउजेंड ऑफ मेडिकल इमेजेस विद इन सेकेंड। ठीक है, एक ही सेकंड में जो मशीन्स हैं वो थाउजेंड ऑफ मेडिकल इमेजेस को एनालाइज कर सकती हैं, एक्सरेज वगैरह को, एमआरआई स्कैन्स को। ठीक है, वो फौरन फौरन जो है वो एनालाइज कर सकती है और पता चल जाता है कि अच्छा इस पेशेंट को ये डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, AI algorithm can detect cancer early by patient that doctors might miss। ठीक है, अब जो AI एल्गोरिथम्स हैं वो फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस बंदे को ये कैंसर है। ठीक है, जो कि डॉक्टर्स को बहुत टाइम लगता है उस चीज को डायग्नोस करने में कि अच्छा इसको कैंसर है या नहीं है, लेकिन AI एल्गोरिथम्स फौरन ये काम कर लेते हैं, विद इन सेकेंड ये काम कर लेते हैं। प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर, इसमें क्या होता है, बाय स्टडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पेशेंट डाटा हॉस्पिटल्स कैन प्रिडिक्ट हु माइट गेट सर्टेन डिजीजेस।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब एक लार्ज अमाउंट डाटा को एनालाइज करते हुए, स्टडी करते हुए, जो हॉस्पिटल्स हैं वो ये चीज़ प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसको जो है ये बीमारी है या ये डिजीज है। एग्जाम्पल क्या है, प्रिडिक्टिंग हार्ट रेट, सॉरी हार्ट अटैक बेस्ड ऑन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड लाइफस्टाइल पैटर्न। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रिडिक्शन हो रही है कि अब फ्यूचर में इसको ये डिजीज हो सकती है। अब कैसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि हार्ट अटैक जो है, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को आगे कुछ डेज में या कुछ मंथ्स में हार्ट अटैक हो जाएगा, ये चीज उन्होंने प्रिडिक्ट की। कैसे की? उसके ब्लड प्रेशर को स्टडी करते हुए, उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखते हुए, उसके लाइफस्टाइल पैटर्न को देखते हुए उन्होंने ये चीज प्रिडिक्ट कर ली कि फ्यूचर में इस पर्सन को हार्ट अटैक होगा। Personalized treatment. In the past, doctor often use the same treatment for all the patient with the same diseases, even though each person body and health condition are different. अब पास्ट में क्या होता था कि जो डॉक्टर्स होते थे ना वो सेम ट्रीटमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल दो पेशेंट हैं, उन दोनों को डायबिटीज है, शुगर है। अब वो क्या करेंगे, दोनों पर्सन जो थे उनको सेम ट्रीटमेंट देंगे, एक एक जैसा इलाज करेंगे दोनों बंदों का। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि इसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। हर हर पर्सन की बॉडी, ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती है। इसलिए अगर किसी को सेम डिजीज है भी इन केस, तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब डेटा साइंस और बिग डेटा आया, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने ये स्टडी किया कि हर पेशेंट का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट होता है, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट होती है, लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन का ट्रीटमेंट करना है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, टू पेशेंट्स विद द सेम टाइप ऑफ कैंसर मे रिसीव डिफरेंट मेडिसिन। ठीक है, अब दो पर्सन हैं, उन दोनों को कैंसर है और सेम टाइप का कैंसर है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड कैंसर है दोनों को, लेकिन उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट वे में उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको डिफरेंट मेडिसिन रिकमेंड की जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेटा एनालिसिस ये शो करे कि विच ड्रग विल वर्क बेस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल। ठीक है, डेटा एनालिसिस ये चीज शो करेगा कि कौन सी मेडिसिन या कौन से ड्रग जो है वो किस इंडिविजुअल या किस पर्सन के लिए बेस्ट है। आगे है रिमोट मॉनिटरिंग एंड टेलीमेडिसिन। इसमें क्या होता है, इसमें वेरेबल डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गई, फिटनेस बैंड्स हो गए। ठीक है, अब वो क्या करती हैं, वो रियल टाइम हेल्थ डाटा को कलेक्ट कर रही होती है। रियल टाइम मतलब जो उसी वक्त लाइव वो डाटा जनरेट कर रही होती हैं। उसके बाद डॉक्टर्स जो है वो उस डाटा को मॉनिटर कर, मतलब उस पेशेंट के हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे होते हैं रिमोटली, मतलब वो कहीं भी किसी और सिटी में है, फॉर एग्जांपल पेशेंट किसी और सिटी में है, लेकिन वो फिर भी उसके डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसके डाटा को मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो डाटा स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस बैंड के थ्रू उनके पास आ रहा होता है। ठीक है, और वो पेशेंट को अलर्ट करते हैं अगर कुछ भी गलत होने वाला होता है। फास्टर रिसर्च में क्या है, बिग डेटा हेल्प साइंटिस्ट क्विकली स्टडी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन एंड अंडरस्टैंड डिजीजेस बेटर। लास्ट पॉइंट क्या है, कि जो फास्टर रिसर्च में हेल्प कर रहा होता है बिग डेटा। ठीक है, अब वो क्या कैसे करते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्विकली स्टडी कर लेते हैं मिलियन ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड को, ठीक हो गया, और कोई भी न्यू मेडिसिन डिस्कवर कर लेते हैं, और जो भी डिजीजेस हैं उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? ये बिग डेटा के थ्रू पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो गया। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं फॉर योर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन। इन केस आपको ये सब एमसीक्यूज चाहिए तो आई विल प्रोवाइड।